नमस्कार बच्चों, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। 12वीं कक्षा के भूगोल विषय का चौथा अध्याय हमारा चल रहा था, जिसमें हमने विश्व की जनसंख्या संरचना के बारे में अध्ययन करना है। जिसमें जनसंख्या की संरचना के बारे में बताया पहले कि जनसंख्या संरचना के अंदर हम किन किन बातों को शामिल करेंगे, जिनमें था आयु वर्ग, लिंगानुपात, व्यवसाय, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अनुपात या उसका स्तर, है ना, साक्षरता। इन बिंदुओं के बारे में अपने जनसंख्या संरचना के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने आयु वर्ग किया। आयु वर्ग के अंदर हमने 3 स्तर की बात की। युवा वर्ग की बात की 0 से 14 वर्ष, फिर प्रौढ़ वर्ग की बात की 15 से 64 वर्ष, और फिर वृद्ध वर्ग की बात की 65 वर्ष से ऊपर की। जब इतनी बातें हो गई तो आज हम दूसरे बिंदु के ऊपर बात करते हैं, वो है लिंगानुपात। लिंगानुपात की बात करेंगे हम लोग। लिंगानुपात है क्या? सबसे पहली बात यह है, स्त्री और पुरुषों के बीच में जो एक अनुपात पाया जाता है वो क्या है, लिंगानुपात में शामिल करते हैं। लिंग के आधार पर कि स्त्री है, ठीक है ना, फीमेल है, या पुरुष है, मेल है, लिंग के आधार पर जो अनुपात निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है। अब जब ये बात हो गई तो एक चीज ध्यान रखना, पूरे विश्व में अधिकतर ये है कि पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है, इस बात से हम लिंगानुपात को इंगित करते हैं। लेकिन कुछ राष्ट्रों में जहां पर लिंगानुपात अत्यधिक है, या यूं कह सकते हैं कि मातृ प्रधान राष्ट्र हैं, जहां पर स्त्री प्रधान, पुरुष प्रधान राष्ट्र नहीं है, स्त्री प्रधान राष्ट्र हैं, उन देशों के अंदर जब लिंगानुपात निकालते हैं तो उसके लिए सूत्र लगाते हैं, पुरुषों की जनसंख्या बटा में स्त्रियों की जनसंख्या गुणा में 1000। ध्यान रखना, ऐसे जो राष्ट्र मातृ प्रधान है या जहां पर लिंगानुपात बहुत अत्यधिक मात्रा में है, वो राष्ट्र प्रति 1000 स्त्रियों के पीछे पुरुषों की संख्या कितनी है, ऐसे सूत्र के द्वारा वो ज्ञात करते हैं। जैसे मैंने बताया, पुरुषों की संख्या बटा में स्त्रियों की संख्या गुणा में 1000। बहुत से राष्ट्र जो हैं वो प्रति 1000 स्त्रियों के पीछे पुरुषों की संख्या कितनी है। जैसे मान लो एक राष्ट्र के अंदर 1150 स्त्रियां हैं, ठीक है ना, तो उनके पीछे पुरुषों की संख्या, जैसे अगर हम इसको 1000 माने कि 1000 स्त्रियां हैं और किसी राष्ट्र के अंदर पुरुष 945 ही हैं, तो ये हो गया कि 1000 स्त्रियों के पीछे मात्र 945 पुरुष वर्ग हैं। ठीक है ना, कुछ राष्ट्रों में ऐसा है। लेकिन यही बात जब हम पुरुष प्रधान समाज वाले में, या पुरुषों की संख्या ज्यादा है जहां पर लिंगानुपात कम है, स्त्रियों की संख्या कम है, ऐसे राष्ट्रों की बात करें जैसे अपना भारत। अब भारत के अंदर जब ये सूत्र उल्टा हो जाता है, यहां पर आते, यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है, हम इस बात से देखेंगे। प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो ये सूत्र भी उल्टा हो जाएगा। इस सूत्र के अंदर इस पुरुषों की संख्या की जगह स्त्री आ जाएगी और स्त्रियों की संख्या की जगह पुरुष आ जाएगा। यहां पर क्या कर देंगे हम, स्त्रियों की संख्या बटा में पुरुषों की संख्या, जनसंख्या गुणा में 1000। इसका मतलब ये है कि भारत जैसे जो विकासशील या बहुत कम लिंगानुपात वाले जो राष्ट्र हैं, उनमें हम इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं, जैसे कुछ राष्ट्रों का बताया, उनमें देखते हैं स्त्रियों के पीछे पुरुषों की संख्या कितनी है। और अपने यहाँ भारत देश के अंदर या भारत जैसे जो अन्य राष्ट्र हैं, जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है ना, बांग्लादेश है, इनके अंदर श्रीलंका है, इनके अंदर जब हम इन चीजों को देखते हैं तो वहां पर इस बात को हम क्या कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। और उल्टे का मतलब ये हो गया
कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है, इस बात को देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है, इस बात को क्यों देखते हैं? प्रकृति के द्वारा ही एक अगर विश्व स्तर पर अनुपात निकाले हम, तो एक बात बड़ी स्ट्रिक्ट सामने आती है कि पुरुषों के पीछे स्त्रियां जो है, पुरुष जो बच्चे हैं उनके पीछे, पुरुषों के पीछे स्त्री जो बच्चे हैं, है ना, जैसे लड़की है, ये लड़कों की जगह लड़की की संख्या जन्म से ही कम है, जन्म दर ही कम है। पुरुष जन्म ज्यादा लेते हैं, स्त्रियां जन्म कम लेती हैं। स्त्री जन्म से कम है, पुरुष जन्म से, स्त्री जन्म से कम है, ये ध्यान रखना। पुरुष जो है वो अधिक मात्रा में है और स्त्री जो है वो कम मात्रा में जन्म लेती हैं। पुरुषों के बीच में स्त्रियां जन्म कम लेती हैं, लड़कियां कम होती हैं। यूं कह सकते हैं साधारण भाषा के अंदर कि लड़कों की बजाय लड़कियों का जन्म कम होता है, ठीक है ना। अब इसके पीछे कारण क्या है? लड़कियों का जन्म कम होने का कारण क्या है, बता सकते हैं आप लोग? सबसे बड़ा एक कारण है स्त्री भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, ये ध्यान रखना। आजकल बड़ा जोर शोर से इस बात को बड़ा इंगित करके दिखाया जाता है, टीवी में भी एड आती है ना, बहुत सारी ऐसी फिल्में भी बनी हो सकती हैं जिनमें स्त्रियों को विकसित करने के लिए या स्त्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए या दोनों को समान बराबर देखने के नजरिए के कारण आज शिक्षित किया जा रहा है सभी को। क्यों? क्योंकि ये गिरावट आ गई, एक मानसिकता ये घर कर गई, कुरीतियां ये घर कर गई। इस तरह की बहुत बड़ी समाज के लिए विडंबना वाला क्षण है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है कि आज हम कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध कर रहे हैं। हम गर्भ के अंदर ही अगर हमें पता चल गया कि लड़की है तो उसको वहीं समाप्त कर देते हैं, हम उसको जन्म ही नहीं लेने दे रहे। नंबर एक, प्रकृति का ही अन्याय है। क्यों? क्योंकि पुरुष जो लड़के ज्यादा जन्म लेते हैं, लड़कियां कम होती हैं प्राय। लेकिन बहुत सी जगह ऐसा जहां पर लिंगानुपात बिल्कुल कम हो जाता है, अब जैसे वो हरियाणा का उदाहरण लो हमारे यहाँ भारत के अंदर, तो वहां लिंगानुपात कम है कारण, और केरल का उदाहरण लो तो वहां लिंगानुपात अत्यधिक है ना, सर्वाधिक है भारत के अंदर। तो इनमें कम होने का कारण ये है कि वहां की मानसिकता ऐसी होगी कि वो लड़कियों को चाहते ही नहीं, वो कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को अपना लिया है। उसके बाद में दूसरी कुरीति स्त्रियों के ऊपर लागू होती है, स्त्री शिशु हत्या। पहले थोड़ा मध्यकाल की अगर हम बात करें, जो सल्तनत काल था, मध्यकाल था, उस समय बहुत से ऐसे राजघराने भी थे और बहुत से ऐसे जो समाज के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनकी मानसिकता कुछ ऐसी थी कि वो स्त्री पैदा होते ही उसको मार देते थे। वो भ्रूण हत्या नहीं होती थी, लेकिन स्त्री जो शिशु होता है, स्त्री जो बच्चा होता है, लड़की होती है, उसका जन्म होते ही पता चला कि लड़की है तो उसको मार दो, खत्म कर दो। वो होता है स्त्री शिशु हत्या, वध करना, उसकी हत्या करना, ठीक है ना। ये भी एक कुरीति थी। उसके बाद में घरेलू हिंसा भी एक मुख्य कारण है। ध्यान रखना, स्त्रियों को कभी भी शत्रु ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि स्त्री की शत्रु है, इस बात में कोई वो नहीं है, भेदभाव वाली बात नहीं है। मेरी बात को आप सकारात्मक दृष्टिकोण से कभी सोच के देखना, क्योंकि स्त्रियों के ऊपर जैसे एक सास है और एक बहू है, तो वो सास ये भूल जाती है कि कभी आप भी बहू थे, ठीक है ना। आप भी इस घर में कभी नव विवाहित होकर के आए थे और आपके ऊपर आपकी सास जो थी उसने शासन किया, तो आप तो कम से कम इसके साथ में बेटी जैसा बर्ताव करो, एक बहू जैसा बर्ताव ना करो। लेकिन ये घरेलू हिंसा का एक मुख्य कारण है। बहुत सी सास ऐसी हैं कि एक स्त्री की अगर लड़कियां हो गई, मान लो जैसे 2 हो गई, 3 हो गई या 4 हो गई, वैसे अंकुश लगा हुआ है, ये कानून बना हुआ है कि बच्चे 2 ही अच्छे हैं, बच्चे 2 ही होने चाहिए, 2 लड़कियों से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सी घरों में सास का दृष्टिकोण ये होता है कि नहीं, एक लड़का होना चाहिए, मेरा कम से कम एक पोता तो हो। ये मानसिकता है ना। ये मानसिकता घरेलू हिंसा को जन्म देती है। वो क्या कहेगी कि ये जो औरत है ना, ये मुझे लड़का नहीं दे रही, ये लड़कियां दे रही, ये घरेलू हिंसा का कारण है। तो यही क्योंकि अब होगी ना औरत की दुश्मन, कि जो सास है वो भी तो औरत है, स्त्री है, और जो बहू है वो भी स्त्री है, और आगे जो लड़कियां पैदा हो रही हैं वो भी स्त्री वर्ग में है, लेकिन वो हिंसा का कारण है। तो इसलिए इनको शत्रु ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। तो बड़ी सी बात यह है कि स्त्री भ्रूण हत्या
स्त्री शिशु हत्या और घरेलू हिंसा, इन कारणों से भी लिंगानुपात में गिरावट आई है बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना। और विकासशील देशों में ये सर्वाधिक है, ये ध्यान रखना। जो स्त्री भ्रूण हत्या है, स्त्री शिशु हत्या है और घरेलू हिंसा है, वो विकासशील राष्ट्रों में सबसे अधिक है। विकासशील राष्ट्र जैसे भारत जैसे विकासशील राष्ट्र हैं, वो सबसे ज्यादा हैं इन मामलों में। वहां लिंगानुपात आपको बहुत कम मिलेगा। अब अगर हम 2004 की रिपोर्ट बात करें, विश्व की 2004 की रिपोर्ट की बात करें या वर्तमान रिपोर्ट की बात करें, तो 985 लिंगानुपात है। इसका मतलब ये है कि 1000 पुरुषों के पीछे 985 स्त्रियां हैं। ध्यान रखना, 2004 तक आते आते हमने क्या कर लिया, 15 स्त्रियां कम हो गई। कितनी कम हो गई? 15 स्त्रियां कम हो गई। और यही 1980 की अगर हम बात करें, विश्व की, किसकी बात करें? 1980 की, तो उस समय विश्व का जो लिंगानुपात था वो 993 था, 993 था। मात्र 7 स्त्रियां कम थी उस समय। 1000 पुरुषों के पीछे मात्र 7 स्त्रियों का अंतर था, 7 स्त्रियां कम हैं, ठीक है ना। और अब 1000 पुरुषों के पीछे 2004 तक हमने क्या कर दिया, 15 स्त्रियां कम हैं, विश्व की बात करें तो, ठीक है ना। ये तो विश्व की बात थी। अब हम महाद्वीपों के हिसाब से बात करते हैं। देखिए, महाद्वीपों के हिसाब से अगर हम बात करें कि लिंगानुपात कितना कितना है, तो सबसे पहले बात करेंगे अपने एशिया की, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें जो लिंगानुपात है वो 1002 है। कितना है? 1002 है। इसका मतलब ये है कि 1000 पुरुषों के पीछे 2 स्त्री अधिक हैं एशिया महाद्वीप के अंदर। यही बात अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो 957। अब बताओ, इसको घटाओ, कितना कम हुआ? 1000 पुरुषों के पीछे बात करेंगे तो 43 स्त्रियां कम हैं, 43 अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। यहां घट गया, पुरुष ज्यादा है। 1000 पुरुषों के पीछे 43 स्त्रियां कम हैं, 957 ही है लिंगानुपात। 1000 पुरुषों के पीछे 957 स्त्रियां ही हैं अफ्रीका में। यूरोप के अंदर 1072, देखो अफ्रीका में कम था 43 स्त्रियां, यहां 72 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 72। अब यहां 1000 पुरुषों के पीछे 72 स्त्रियां ज्यादा हैं, मतलब 1072 स्त्रियां हैं यूरोप के अंदर। और अगर यही बात हम उत्तरी अमेरिका की बात करें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो 1027 स्त्रियां हैं। इसका मतलब ये है कि यहां भी 27 स्त्रियां ज्यादा है। एशिया में कितनी थी? एशिया के अंदर 2 स्त्रियां, ठीक है ना। अफ्रीका के अंदर -43 कम थी, ठीक है ना। यूरोप के अंदर 72 स्त्रियां और उत्तरी अमेरिका के अंदर 27 स्त्रियां। आपकी पुस्तक में लैटिन अमेरिका दिया हुआ है, दक्षिणी अमेरिका है, ध्यान रखना। कौन सी है? लैटिन अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के अंदर 1018 स्त्रियां हैं। कितनी हैं? 1018 स्त्रियां हैं। तो यहां भी प्लस कितनी आई? 18 आ गए, ठीक है ना। ओसेनिया महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके आसपास के जो द्वीप समूह है उनको मिलाकर के इकट्ठा किस नाम से बुलाते हैं? आपको मैंने बार बार बताया ये बात, बताइए जरा, शाबाश। इसको क्या कहते हैं? ओसेनिया। क्या कहते हैं? अच्छा, जैसे यूरोप और एशिया को मिलाकर के, वेरी गुड, उसको यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेशिया महाद्वीप कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? ओसेनिया। ओसेनिया महाद्वीप के अंदर फिर कम हो गया, ओसेनिया महाद्वीप के अंदर 990। इसका मतलब 10 स्त्रियां कम हैं। अब देखो, यहाँ 43 कम थी और यहाँ कितनी है? 10 कम है। अब ये तो बात हुई हमारी क्या, एक लिंगानुपात की, कि जिसमें लिंगानुपात विश्व के महाद्वीपों के हिसाब से देखें तो ये सारे आएंगे, है ना। अभी यहाँ बात खत्म नहीं होगी। अब अगर भारत की बात करें हम वर्तमान में,
तो भारत के अंदर 943 लिंगानुपात है। कितना है? 943, 43। इसका मतलब बहुत कम है। 1000 पुरुषों के पीछे मात्र 943 स्त्रियां हैं। कितनी कम रह गई भाई? देखो निकाल करके, ये लो, ये 1000 लगा दिया, ये घटाव लगा दिया, है ना। 10 में से 3 गए 7, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 9 गया 0। मतलब कितना? 57 स्त्रियां माइनस के अंदर हैं। 1000 पुरुषों के पीछे 57 स्त्रियां कम हैं, ठीक है ना, भारत के अंदर। तो भारत के अंदर लिंगानुपात बड़ा चिंताजनक विषय है, इस बात का ध्यान रखना। तो जैसे मैंने बताया 1980 के अंदर जो विषयों का था वो 993 था, मात्र 7 स्त्रियां कम थी। और 2004 की रिपोर्ट के अनुसार 985 है, और वर्तमान में देखें तो 986 हो गए, फिर भी 14 स्त्रियां कम है। बढ़ा है ये आंकड़ा, है ना। तो इस प्रकार से ये है। अधिक जो लिंगानुपात वाले क्षेत्र हैं, जिनके अंदर यूं कह सकते हो कि 1050 स्त्रियां हैं, मतलब 1000 पुरुषों के पीछे कितनी? 1050, मतलब प्लस 50 स्त्रियां हैं। ऐसे राष्ट्र कौन कौन से हैं विश्व के अंदर जिनके अंदर अत्यधिक लिंगानुपात है, जहां पर पुरुषों की बजाय स्त्रियां अधिक हैं, और वो भी कितनी? 50 से ऊपर। 1000 पुरुषों के पीछे 50 स्त्रियां ऊपर हैं। 50 से ऊपर हैं, कम नहीं है। 50 से ऊपर, जैसे 60 हो सकती हैं, 70 हो सकती हैं, 80 हो सकती हैं, इस प्रकार से ऊपर है। तो 1050 से ऊपर जो स्त्रियां हैं 1000 पुरुषों के पीछे, ऐसे राष्ट्र कितने हैं? जैसे यूरोपीय देश, यूरोपीय कंट्री जो विकसित राष्ट्र हैं यूरोप के, वो सारे के सारे किसमें शामिल होते हैं? 1050 से ऊपर लिंगानुपात वाले में शामिल होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके अंदर भी यही है, लिंगानुपात बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। 1000 पुरुषों के पीछे 1050 से ऊपर स्त्रियां हैं। और कनाडा, उसमें भी ऐसा ही है, ठीक है ना। दक्षिणी अमेरिका के सिर्फ दक्षिणी क्षेत्र, सिर्फ जो दक्षिण के अंदर आते हैं, जैसे ब्राजील का कुछ भाग आ गया और कुछ अर्जेंटीना का क्षेत्र आ गया, जिसमें सिर्फ दक्षिणी क्षेत्र के जो राष्ट्र हैं उनमें लिंगानुपात अधिक है। ब्राजील में भी लिंगानुपात अधिक नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो दक्षिणी क्षेत्र का, जो दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी क्षेत्र है, उनके अंदर 1050 से ऊपर वाले लिंगानुपात वाले क्षेत्र शामिल हैं। तो ये देश मुख्य हैं। उसके बाद में 1000 से 1050, 1000 से 1050 का लिंगानुपात, मतलब या तो 1000 पुरुषों के पीछे 1000 स्त्रियां हैं, या 1000 पुरुषों के पीछे 1010 हैं, या 1000 पुरुषों के पीछे 1020 हैं, या 1000 पुरुषों के पीछे 1030 हैं, या 1000 पुरुषों के पीछे 1040 हैं, या 1000 पुरुषों के पीछे 1050 स्त्रियां हैं। मतलब 1000 से बराबर का मात्रा है, या तो बराबर है या उनसे अधिक हैं पुरुषों से। ऐसे देश जैसे यूक्रेन है ना, बेलारूस है, यूक्रेन के अंदर ऐसी स्थिति है, बेलारूस है, पोलैंड है, मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, म्यांमार है, और दक्षिणी अफ्रीका जो देश है, दक्षिणी अफ्रीकी जो देश है, 5 देशों का समूह है, वो इनके अंदर ऐसी स्थिति है जिनमें इस प्रकार की जनसंख्या लिंगानुपात पाया जाता है। जनसंख्या के अंदर लिंगानुपात पाया जाता है कि या तो लिंगानुपात समान है या लिंगानुपात अधिक है। यहाँ भी कोई चिंता की बात नहीं है, अत्यधिक वाले में चिंता की बात नहीं है, और इसमें भी चिंता की बात नहीं है। अब जी बात करते हैं अपने कि 950 से 1000 कि या तो लिंगानुपात 1000 ही पुरुष हैं और 1000 ही स्त्रियां हैं, ऐसे देश हैं, और वो बहुत कम है। या 1000 पुरुषों के पीछे 950 स्त्रियां हैं, ठीक है ना, या 1000 पुरुषों के पीछे 60 हैं, 900, या 1000 पुरुषों के पीछे 970, या 1000 पुरुषों के पीछे 980, या 1000 पुरुषों के पीछे 990। ऐसी स्थिति वाले जो देश हैं वो देश कौन कौन से हैं? जैसे ऑस्ट्रेलिया है, उसमें ऐसी स्थिति है, न्यूजीलैंड है, उसमें ऐसी स्थिति है, चीन है, उसमें ऐसी स्थिति है, कोरिया है, उसमें ऐसी स्थिति है, मैक्सिको है, उसमें ऐसी स्थिति है, ब्राजील में भी ऐसी हैं, ईरान में भी ऐसी हैं, और क्यूबा में भी ऐसी हैं, जो विश्व मानचित्र में मैंने आपको अलग अलग बताए थे, है ना, बेस करवाया था उस समय ज्योग्राफी का। तो आप लोग विश्व का मानचित्र लेकर के उसमें बिल्कुल इन देशों को देखा करो, कौन सा देश कहाँ मिल रहा है, ठीक है ना। उनमें भी स्थिति चिंताजनक नहीं है, थोड़ी सी चिंता है,
क्यों? क्योंकि उनमें जैसे 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियां 50 से कम भी हो सकती हैं, 50 कम हो सकते हैं, 40 कम हो सकते हैं, 30 कम हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, बरोबर हो सकते हैं। थोड़ी सी चिंता का विषय है। लेकिन 950 से भी कम, 1000 पुरुषों के पीछे मतलब 50 स्त्रियां कम, ठीक है ना, 950 से भी कम वाले जो राष्ट्र हैं उनका नेतृत्व सबसे पहले भारत कर रहा है। कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। क्योंकि भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 943, 943 लिंगानुपात है कि 1000 पुरुषों के पीछे मात्र 943 स्त्रियां हैं, 57 स्त्रियां कम हैं। अब देखो जी, इनमें सबसे पहले कौन कर रहा है नेतृत्व? भारत कर रहा है। और भारत के साथ में जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं वो सारे इसका नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर है, ऐसे राष्ट्रों के अंदर जहां पर लिंगानुपात बहुत कम पाया जाता है, ये बहुत कम लिंगानुपात वाले में आ गए, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सा था? अत्यधिक लिंगानुपात, जिनमें 1050 से ऊपर था। फिर अधिक लिंगानुपात, जिनमें 1000 से 1050 का लिंगानुपात था, है ना। फिर सामान्य लिंगानुपात, जिनमें 950 से 1000 तक का है ना, मध्यम कह सकते हो या कम कह सकते हो या सामान्य कह सकते हो। बहुत कम लिंगानुपात वाले जो राष्ट्रों में शामिल होते हैं उनका नेतृत्व सबसे पहले कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर 943 लिंगानुपात है, 1000 पुरुषों के पीछे 943 स्त्रियां हैं। ये अति चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ मनन करने की जरूरत है। क्योंकि स्त्रियां बरोबर क्यों नहीं है? कारण क्या है? और भारत में भी सारे राज्यों में एक जैसी स्थिति नहीं है। अब जैसे हरियाणा का और केरल का मैंने उदाहरण दिया, अब केरल के अंदर अधिक है लिंगानुपात, लेकिन हरियाणा में नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में जहां लिंगानुपात कम पाया जाता है वहां स्त्रियों के प्रति बहुत ही छोटी सोच होती है। वहां पुरुष प्रधान अपने आप को बड़ा वर्चस्व समझता है, बड़ा फूला महसूस करता है कि मैं पुरुष हूं। और स्त्री जो है वो आज भी ऐसे स्थानों पर जहां लिंगानुपात कम पाया जाता है वहां स्त्री को आज भी पुरुष वर्ग जो है वो अपने पैर की जुत्ती समझता है। और ये एक बहुत बड़ी भारी भूल है उस पुरुष वर्ग की जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। और ध्यान रखना, बहुत से ऐसे शिक्षित व्यक्ति हैं जिनकी भी मानसिकता इतनी घृणित है लड़कियों के प्रति कि वो लड़की को चाहते ही नहीं, आदर्श परिवार चाहते ही नहीं है, वो बरोबर का मामला चाहते ही नहीं, ठीक है ना। कहने में वो जब बाहर कोई बातें होती हैं तो उनका मुखौटा कुछ और होता है, और वापस जब वास्तविकता में जाकर के देखते हैं तो उनका मुखौटा कुछ और होता है। वो बाहर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि लड़का लड़की में क्या अंतर है ना, सब एक समान है। लेकिन उनकी घृणित मानसिकता इस चीज को प्रदर्शित कर देती है कि उनकी जो है वो लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है, स्त्रियों के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है। और वही बातें भ्रूण हत्या जैसी जो कुरीतियां हैं, भ्रूण हत्या जैसी जो वो सब पढ़े लिखे कर रहे हैं। जितने भी डॉक्टर हैं बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि ये बहुत ही बड़ा अमानवीय कृत्य है, बहुत ही बड़ा क्रूरता का प्रदर्शन करने वाला है, और वो डॉक्टर भ्रूण हत्या के लिए तैयार हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस औरत के कोख के अंदर, गर्भ के अंदर लड़की है, वो औरत तैयार हो जाती है इस बात के लिए कि भ्रूण हत्या करवाने के लिए तैयार हो जाती है। वो देखो, वो खुद अपनी लड़की को मरवाने के लिए तैयार हो जाती है। एक चीज यहाँ बता देना चाहता हूँ आपको, बच्चों सारे ध्यान से सुनना, कल को आपको भी इन स्थितियों के अंदर गुजरना पड़ सकता है, इसलिए विशेष ध्यान देना कि जो माँ बाप अपनी संतान को गर्भ में मरवा देते हैं वो किसी के नहीं हो सकते। वो कुछ भी हो सकते हैं दुनिया के अंदर, वो मतलब यूं कह सकते हैं कि उनको बहुत बड़ी संपत्ति वाले या बहुत बड़े कोई भी रूप दे सकते हो आप, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इंसान नहीं हो सकते, वो किसी के नहीं हो सकते, वो किसी के भी अपने नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि जिन्होंने अपनी संतान को ही, अरे पशु पक्षी जीव जंतु जानवर ये नहीं मरवाते अपनी संतान को, जिनको कोई लालच नहीं होता है, तो आपको फिर भी सबसे श्रेष्ठ योनि के हो, सबसे श्रेष्ठ प्राणी हो विश्व के अंदर, संसार के अंदर, सृष्टि के अंदर, जिसको मनुष्य कहते हैं, वो अपनी संतान को मारने के लिए तैयार हो गया। और पढ़े लिखे नौजवान इस तरह का घृणित कृत्य करते हैं, पढ़ी लिखी औरतें इस तरह के घृणित कृत्य के अंदर तैयार हो जाती हैं। तो ये मानसिकता हमारे भारत जैसे देश के अंदर एक धब्बा है, एक कलंक है, और हमें इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए अगर कहीं हम ऐसी बात को देख लें तो। और हमें ऐसे कृत्य के प्रति कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए,
हमें एक श्रेष्ठ और समृद्ध भारत चाहिए जिसमें स्त्री और पुरुषों को बराबर का दर्जा दिया जाता हो। जैसे प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो गार्गी है, लोपा है, मुद्रा है, घोषा है ना, ये मैत्री है, इस तरह की जो हैं औरतें जो हुई, गार्गी मैत्री जैसी औरतें हुई जिनको बराबर का दर्जा दिया गया है ना, जिसमें सीता को भी माता कहते हैं हम लोग, द्रौपदी को भी माता कहते हैं हम लोग। ऐसे स्थानों के ऊपर हमें पुरुष वर्ग का ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें स्त्री वर्ग को बढ़ावा देने की जरूरत है। शिशु हत्या है वो और भी घृणित अपराध है कि जिस बच्चे ने जन्म ले लिया, वो लड़की है तो उसका क्या दोष है, और उसको जन्म लेने के बाद में उसको दुनिया देखने का हक नहीं है, उसको मार दिया जाता है ना। तो ऐसे भारत जैसे देश जो विकासशील देश हैं, उनके अंदर लिंगानुपात जो 950 से भी कम है, वो बहुत ही चिंता का विषय है। वहां पर ये हम प्रगति की बात करते हैं, हम प्रगति तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे, जब तक हम में इंसानियत जागृत नहीं होगी, जब तक हम में लड़के और लड़कियों में भेदभाव समाप्त नहीं होगा, लड़के लड़की को एक समान दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, तब तक लिंगानुपात को हम बराबर नहीं ला सकते किसी भी दृष्टिकोण में। तो इसलिए लिंगानुपात को बराबर लाने के लिए जो कानून तो बहुत बने हुए हैं, अब भ्रूण हत्या के ऊपर कानून बना हुआ है, लेकिन फिर भी भारत में भ्रूण हत्या हो रही है ना, और कौन कर रहा है? पढ़े लिखे जो डॉक्टर हैं वो कर रहे हैं। और कौन करवा रहा है? पढ़ी लिखी औरतें हैं, पढ़े लिखे उनके पति हैं, है ना, जो हस्बैंड है, वह पढ़े लिखे जो परिवार है, संपन्न साधन संपन्न परिवार है, पढ़ा लिखा है, वो करवा रहे हैं ऐसी घृणित अपराध। ठीक है ना। कानून क्या करेंगे? कानून को पता चलेगा तो है ना, जब लोग जागरूक होंगे, जब हम अपना ना सोच करके दूसरों के बारे में भी सोचेंगे, कुछ दूसरों के बारे में भी हम जन चेतना लाने का प्रचार प्रसार करेंगे और अपनी घृणित मानसिकता को बाहर निकाल करके फेंकेंगे, तब जाकर के कहीं समृद्धशाली भारत बनेगा, तब जाकर के कहीं लिंगानुपात बराबर हो सकता है। अन्यथा ये चिंता का विषय है, बहुत ही सोचनीय विषय है। इसलिए लिंगानुपात के बारे में हमें सोचने की जरूरत है। हमें उन देशों में शामिल होने हैं जो यूरोपीय देश हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है ना, उन देशों के अंदर हमें सोचने की जरूरत है, उन देशों की बराबरी करने की जरूरत है जहां स्त्री और पुरुषों को एक समान दर्जा दिया जाता है। मैं तो कहता हूँ दोनों में गिरावट ना आए, 1000 पुरुष है तो 1000 स्त्रियां होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन सम्मान तो रखे कम से कम। तो इसलिए हम सबको इसके बारे में विचार करने की जरूरत है। तो आज अपना जो चौथा अध्याय चल रहा है, जिसमें विश्व जनसंख्या संरचना के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें आयु वर्ग की बात की हमने, और अब हमने लिंगानुपात के ऊपर बात की। तो आज आगे हमें इसके ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है और हम इस चीज के ऊपर पूर्ण रूप से गौर करेंगे। थैंक यू।